चलिए देखिएगा, हम लोग विज्ञान के आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और आप लोग को पता है कि प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों दूरी के मात्रक हैं, पता है ना? पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों दूरी के मात्रक हैं। लेकिन अगर सबसे लंबी दूरी मापना हो तो आप किससे मापेंगे? पारसेक से कि प्रकाश वर्ष से? हाँ, दोनों लंबी दूरी को मापते हैं, लेकिन जो पारसेक है वो प्रकाश वर्ष से ज़्यादा लंबी दूरी को मापता है, ठीक ना? अब बताइएगा कि डायनमो का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने कि माइकल फैराडे ने? हाँ, माइकल फैराडे ने डायनमो का आविष्कार किया था। अब बताइएगा 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर के होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर का होता है? हाँ, 10⁻⁻9 मीटर का। लेकिन यदि क्वेश्चन हम सेंटीमीटर में पूछें कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 10⁻⁷। याद रखिएगा, सेंटीमीटर में आएगा तो 2 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एम्पियर सबको पता है किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक ना? और आप बताइएगा दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? हाँ, पास्कल। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। अब बताइएगा 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻⁻⁶। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन ये पूछ दे कि 1 माइक्रोन बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 10⁻⁴। बहुत सही। अब बताइएगा कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। किसने ज्ञात किया? रोमर ने ज्ञात किया। और प्रकाश और ध्वनि में क्या बताइए? प्रकाश और ध्वनि दोनों निर्वात में चल सकते हैं। कौन निर्वात में चलेगा? प्रकाश की ध्वनि? हाँ, प्रकाश निर्वात में चलता है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलता है। और प्रकाश की जो चाल होती है सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में ही होती है, ठीक ना? अब बताइएगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? हाँ, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, ठीक ना? पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करेगा? हाँ, अवतल लेंस के तरह कार्य करेगा। पानी में हवा का जो बुलबुला है अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। अब बताइएगा 1 बैरल बराबर कितना लीटर होता है? हाँ, 159 लीटर होता है। 1 बैरल बराबर 159 लीटर होता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल की शुद्धता की जल का बहाव। जल का बहाव, बहुत से। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। अब बताइएगा सोनार का उपयोग कौन करते हैं? हाँ, नौ संचालक। सोनार का उपयोग कौन करते हैं? नौ संचालक। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सोनार का। तो आपको बताना है कि सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं, किस तरंग का उपयोग करते हैं? हाँ, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? ऑप्शन दे रहे हैं ऑडियो फोन है कि ऑडियो मीटर है? हाँ, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है ऑडियो मीटर है।
पवन का वेग किससे मापा जाता है? हवा का वेग किससे मापा जाता है? वो तो दाब होता है। एनीमोमीटर से कि हाइड्रोमीटर से? एनीमोमीटर। हवा का वेग जो है एनीमोमीटर से मापा जाता है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? मैनोमीटर से किसका दाब? गैसों का दाब। मैनोमीटर से हम क्या मापते हैं? गैसों का दाब मापते हैं। दूध का घनत्व, हाँ, दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ठीक ना। या शुद्ध अशुद्ध दूध का पता करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? लैक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। फायदोमीटर, फायदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई मापते हैं। फायदोमीटर से आप समुद्र की गहराई मापते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? रेडियोधर्मिता की खोज आइंस्टीन ने कि हेनरी बेकुलर ने? बहुत सही। अब बताइएगा, जड़त्व की संकल्पना किसने दिया था? जड़त्व की संकल्पना किसने दिया था? डाल्टन ने कि गैलीलियो ने? बहुत सही। अब बताइएगा, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। अब बताइएगा, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? प्रथम नियम को, ठीक ना। न्यूटन के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है? द्वितीय नियम से। अच्छा, पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड कि मीटर प्रति सेकंड? हाँ, पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक ना। और बैरोमीटर से सबको पता है क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं, ठीक ना। अब बताइएगा, जो वॉशिंग मशीन है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय सिद्धांत पे कि अभिकेंद्रीय? हाँ, वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा कि गतिज ऊर्जा कि दोनों? हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक ना। हवाओं में जो ऊर्जा होगा गतिज ऊर्जा होगा। अगला बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, 2 न्यूटन है, एक चार्ल्स न्यूटन है, एक आइजैक न्यूटन है। तो आइजैक न्यूटन ने, ठीक ना। अब बताइएगा, मानव शरीर का भार कहाँ पर अधिकतम होगा? ध्रुव पर कि भूमध्य रेखा पर? हाँ, ध्रुवों पर क्या होगा? अधिकतम होगा, ठीक ना। याद रखिएगा, किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पे क्या होता है? अधिकतम होता है, ठीक ना। और भूमध्य रेखा पे क्या होता है? न्यूनतम होता है। भारहीनता आपको कब महसूस होगा कि भार नहीं महसूस हो? तो ऑप्शन है निर्वात की स्थिति में, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। हाँ, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, ठीक ना। जो लोलक घड़ियाँ होती हैं, ठीक ना, वह गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? लोलक गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, ठीक ना। गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई क्या होती? बढ़ जाती है। याद रखिएगा, लोलक घड़ियां गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। यानी हम कहें लोलक की कालावधि, ये भी पूछा गया है, लोलक की काला अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है।
अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि लोलक घड़ियाँ कब तेज चलेंगी, गर्मी में कि ठंडी में? ठंडी में तेज चलेंगी, क्योंकि लंबाई क्या होती है, घट जाती है। अब बताइएगा चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? नहीं है कि कम है? हाँ, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का क्या है, बहुत कम है। इसीलिए चंद्रमा पे अगर एक आदमी बोलेगा तो दूसरा आदमी सुन नहीं सकता है, क्योंकि आवाज़ के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, और चंद्रमा पर कोई भी गैस नहीं है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद क्या होती है? मथने के बाद क्रीम अलग हो जाता है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कि अपकेंद्री बल के कारण? अपकेंद्री बल के कारण। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? भार की घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व, ठीक ना। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर कि -8 डिग्री सेल्सियस पर? किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक ना। जल का अधिकतम घनत्व कब होगा? केल्विन में बताना है। 273 केल्विन पर कि 277 केल्विन पर? 77 केल्विन पर। जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 277 केल्विन पर अधिकतम होता है, ठीक ना। अब बताइएगा जो नाक कान वाले डॉक्टर हैं वे किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हीरा क्यों अत्यधिक चमकता है? अपवर्तन के कारण कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश विकिरण जो होती है उसकी प्रकृति कैसे होती है? तरंग के समान कि कण के समान कि तरंग एवं कण दोनों के समान? हाँ, जो प्रकाश की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। देखिएगा पेट के मरीज के लिए एक यंत्र उपयोग किया जाता है एंडोस्कोपी, और एंडोस्कोपी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के? हाँ, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, ठीक ना। अब बताइएगा वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? हीलियम की धूल कण, बहुत सही। अब बताइएगा जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? छोटा होता है और कैसा होता है? सीधा कि उल्टा? हाँ, रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है वह छोटा बनता है और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? वेग की तरंगदैर्घ्य के द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल। सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। अब बताइएगा क्या दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई देगा? नहीं। सूर्य के हमेशा विपरीत होना चाहिए। 12 बजे कोई भी इंद्रधनुष नहीं बनेगा, ठीक ना। और याद रखिएगा, और क्वेश्चन पूछे जो ध्वनि तरंगे हैं अभी बताए हैं निर्वात या शून्य में संचरण नहीं करती हैं, ठीक ना। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे ध्वनि किस में नहीं चलती है? निर्वात में। और ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है?
ठोस में होती है। ध्वनि की जो चाल होती है ठोस में होती है। पराश्रव्य ध्वनियाँ कितनी आवृत्ति की होती हैं? ठीक ना, तो ऑप्शन सुनिएगा, 10,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य ध्वनियाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं और पराश्रव्य ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता है। हम लोग श्रव्य ध्वनियों को सुनते हैं और मनुष्य की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इतना ही ध्वनि सुन पाएगा। न 20 से कम सुन पाएगा, न 20,000 से ऊपर सुन पाएगा। उन सबको जानवर उनवर सुनते हैं। ठीक ना। अब बताइएगा, डेसिबल जो है किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? हाँ, वातावरण के ध्वनि को। डेसिबल से हम क्या मापते हैं? वातावरण के ध्वनि को मापते हैं। विद्युत मोटर क्या करता है? किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक ना। देखिएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता किस तत्व का है? यानी किस में बहुत अच्छा से बिजली प्रवाहित होता है? चांदी में कि कॉपर में? सबसे अधिक किस में है? चांदी में। अगर चांदी ऑप्शन में नहीं है तब क्या होगा? तांबा। लेकिन चांदी महंगा, इसलिए चांदी का तार नहीं बनाया जाता है। तांबा भी महंगा है, इसीलिए तांबा का तार नहीं बनाया जाता है। यानी उसके बाद जो स्थान आएगा एल्युमिनियम का आएगा। ठीक ना। एल्युमिनियम सस्ता है, इसीलिए एल्युमिनियम का बनता है। ठीक ना। अब बताइएगा, मोबाइल चार्जर है क्या? एक इन्वर्टर है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। हाँ, एक अपचाई क्या है? ट्रांसफार्मर है। ठीक ना। अब बताइएगा, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन है? चांदी की सिलिकॉन? हाँ, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो पदार्थ हैं वे क्या हैं? सिलिकॉन है। ठीक ना। और सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। ठीक ना। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है कि विखंडन के द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक ना। और याद रखिएगा, सूर्य भी क्या है? एक प्रकार का तारा है। और सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। और दूसरा स्थान किसका है? हीलियम का है। ठीक ना। यानी अगर ब्रह्मांड में पूछे कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। पृथ्वी की बात अलग है, पृथ्वी पे क्या है? नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में आपका क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया? एडवर्ड टेलर। किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। और जो परमाणु बम है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन? नाभिकीय विखंडन। ठीक ना। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बताना है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन, कैसा? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक ना। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? तो याद रखिएगा, जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं अल्फा, बीटा और गामा किरणें क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। और भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया गया था? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ? तारापुर में।
भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है आपका तारापुर में बनाया गया था, ठीक ना। अच्छा, पृथ्वी की आयु को मापना हो तो आप कौन सी विधि अपनाएंगे, कार्बन डेटिंग विधि कि यूरेनियम विधि? हाँ, पृथ्वी की आयु मापना है तब यूरेनियम विधि को अपनाएंगे, लेकिन जीवाश्म का आयु पता करना है तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अग्निशमक में यानी जो आग बुझाने वाला होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। अग्निशमक में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइएगा, कृत्रिम वर्षा हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट का कि सिल्वर आयोडाइड का? सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कृत्रिम वर्षा किया जाता है। और हार्न सिल्वर किसको कहा जाता है? तो हार्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। हार्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। और जिंक फास्फाइड को चूहे का विष कहा जाता है। जिंक फास्फाइड को चूहे का विष कहा जाता है, ठीक ना। अब बताइएगा, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम? भूमि क्षारीय हो तो उसमें हम क्या डालेंगे? जिप्सम, या उसी को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, ठीक ना। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा? हाँ, एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा रहती है, ठीक ना। कीटों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मैल्कोलॉजी की एंटोमोलॉजी? कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? ऑस्टियोलॉजी, ठीक ना। अब बताइएगा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने कि आइंस्टीन ने? लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। अगला बताइएगा, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने कि डार्विन ने? डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। अगला बताइएगा, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, हाँ, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? डार्विन ने लिखा था। विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक ना। डायनासोर किस युग के थे? चलिए, मेसोजोइक पक्षी थे कि मेसोजोइक सरीसृप थे? हाँ, डायनासोर जो थे मेसोजोइक क्या थे? सरीसृप थे। देखना ऑप्शन में दोनों देगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? व्हेल, मछली। लेकिन मछली वर्ग में नहीं आता है, व्हेल किस में आता है? स्तनपायी वर्ग में आता है। जैसे पूछता है उड़ने वाला स्तनपायी कौन है, तो चमगादड़। चमगादड़ किस वर्ग में आता है? स्तनपायी वर्ग में आता है। नीलगाय, जिसको गांव में तुम लोग नीलगाय कहते हो, नीलगाय किस कुल में आती है? हिरन कुल में आती है। नीलगाय जो है हिरन कुल में आती है। अच्छा बताइए, मकड़ी जो है कीटों से भिन्न क्यों है? मकड़ी के 8 पैर होते हैं और जितने कीट होते हैं, मच्छर उच्छर का गिन लेना कितने होंगे? 6। लेकिन मकड़ी कीट से भिन्न है। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। और जो कीट, जितने भी कीट हैं उनके 6 हैं। अच्छा बताइएगा, जब चींटियां काटती हैं
तो कौन सा अम्ल छोड़ती हैं? फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं। जुगनू क्या है? जुगनू कीट है। जुगनू क्या है? एक प्रकार का कीट। अब बताइएगा, हल्दी में खाने वाला भाग क्या है? जड़ है कि प्रकंद है? प्रकंद। हल्दी में खाने लायक भाग कौन है? प्रकंद। ठीक ना? या हम कहें तना, हल्दी में कौन सा भाग खाने वाला है? तना या प्रकंद। शकरकंद क्या है? हाँ, शकरकंद क्या है? रूपांतरित जड़ है। ठीक ना? अदरक क्या है? हाँ, अदरक क्या है? तना है। गन्ना क्या है? गन्ना भी तना है। आलू क्या है? तना है। बहुत सही। ठीक ना? लौंग क्या है? फूल है। फूल का मतलब क्या? बंद कली है। बंद कली है या सूखा फूल है। ठीक ना? अब बताइएगा, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक समुद्री जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक जलीय पौधों को। अगला बताइएगा, वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीरोफाइट कि हैलोफाइट? हैलोफाइट। ठीक ना? हैलोफाइट। अफीम जो होता है, पौधों के, अफीम पोस्त पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से कि अधपके फल से? नहीं, अफीम जो होता है अधपके फल से प्राप्त किए जाते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पे कि अलैंगिक जनन पे? लैंगिक जनन पे। जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? नहीं, ऑप्शन में इसमें वो तो नहीं है, जीन तो है ही है। बताइए, राइबोसोम के द्वारा कि क्रोमोसोम के द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र की जीन? जीन। आनुवंशिकता की इकाई को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक ना? अब बताइएगा, थक गए इतने में, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? और उस हड्डी का क्या नाम है? स्टेपिट। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 300 मत कहना, 300 प्लस। और मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। और मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार निकलते हैं? 20। 20 दांत 2 बार निकलते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है जो एक प्रकार का वायु उत्प्रेरक भी है। जो एक प्रकार का क्या है? वायु उत्प्रेरक भी है। ठीक ना? चलो, इतना ही रहने दिया जाए।